नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय व मानचित्र संबंधी प्रश्न को इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। दोस्तों, अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स जो कि क्लास 10 के छात्र के ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए ताकि वे अपने संदेहों को तुरंत दूर कर सकें। यहाँ दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न छात्रों को अच्छी तैयारी करने और सामाजिक विज्ञान परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करेंगे। अपनी परीक्षा की तैयारी करते समय छात्रों को एमपी बोर्ड कक्षा 10 से सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद इन प्रश्नों को अवश्य ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न छात्रों की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे पता चलेगा कि परीक्षा की आपकी जो तैयारी है दोस्तों वो किस प्रकार की है। ठीक है, और यह विविध प्रश्नों के लिए कौशल भी विकसित करता है दोस्तों। ठीक है, जिन्हें आमतौर आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों नीचे हमने सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची तैयार की है, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। दोस्तों, इसमें हम मानचित्र संबंधी इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे। दोस्तों, हम मानचित्र बना करके दोस्तों, ठीक है, और आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि जो भारत के मैप है दोस्तों, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ हम जो है तो यहाँ पे बताएंगे दोस्तों। मानचित्र में सारी चीज़ें हम जो है तो बताएंगे, इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम प्रश्नों को उनके जो है तो सॉल्यूशन के साथ हम आज आपको जो है तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, एक चीज़ बता दें कि हमारा जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो हमारा लगभग 44 या 45 नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, 2 क्वेश्चन, उसमें हम मैप को सॉल्व करना सिखाऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और उस मैप को तो अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि मैप जो है तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 नंबर का आएगा दोस्तों, और एक ही प्रश्न में वह रहता है दोस्तों, अथवा में भी रहता है और मेन प्रश्न में भी रहता है। तो अगर मैप नहीं बना तो दोस्तों आपका 4 नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए उससे मैप वाला जो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हमारे वातावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है दोस्तों। ठीक है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है दोस्तों। ठीक है, उसे हम संसाधन कहेंगे। ठीक है, अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी आई प्रश्न जो है दोस्तों, वो है बांगर क्या है। ठीक है, बांगर का मतलब होता है दोस्तों बंजर। ठीक है, बृहद मैदानों के पुराने जलोढ़ को जो है तो क्या कहते हैं दोस्तों, बांगर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है तो नदियों के द्वारा लाई गई जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, उससे यह प्रदेश बना है। और पुरानी जलोढ़ इसलिए दोस्तों क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति बनती है तभी नदियां जो है तो मिट्टी की परतें इस बांगर प्रदेश में चढ़ा पाती हैं। अगर बाढ़ की स्थिति नहीं बन रही है तो नदियों का जल इस ऊंचाई पर जो है तो जा ही नहीं पाता है, इसीलिए इसको बांगर प्रदेश कहा गया है। यहाँ पर केवल मोटी फसलें ही आप उगा सकते हैं। यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहाँ पे नदियों का जल अब नहीं पहुँच पाता है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है और इसमें कैल्शियम की जो मात्रा है दोस्तों वो अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो दोस्तों इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा क्या है। ऐसी मृदा जिसमें नमी कम होती है दोस्तों। ठीक है, वो मरुस्थलीय मृदा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मरुस्थलीय मृदा जो है तो कहलाती है। ठीक है,
अगला है कि पट्टी कृषि किसे कहते हैं। ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप अवश्य ही तरीके से जो है तो नोट करिएगा, रफा पेन लेकर बैठ जाइएगा और इसको भी अवश्य ही नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन देखें तो पट्टी कृषि में बड़े खेतों को जो है तो पट्टियों में बांट दिया जाता है, मतलब अलग अलग भागों में, जो एक बड़ा सा खेत है उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और फसलों के बीच में घास तैयार की जाती हैं, यानी पानी द्वारा जो है तो जनित बल को कमजोर करती हैं, ठीक है। यह है पवनों द्वारा, ठीक है, यहाँ पे पवनों है दोस्तों, ठीक है। यह पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं और इस तरह की कृषि को पट्टी कृषि कहा जाता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, इसको भी आप जो है तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सतत पोषणीय विकास क्या है, ठीक है। तो वह विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, हो, ठीक है, और वर्तमान प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें, ठीक है, वही है सतत पोषणीय आर्थिक विकास। मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ से हमें कोई सड़क को निकालना है या नहर गुजारना है, ठीक है, तो उसके सामने जो भी पेड़ पौधे मिल रहे हैं दोस्तों, जो भी जिसका भी आवास स्थल मिल रहा है दोस्तों, किसी का घर मिल रहा है, तो उसको हमें गिराना नहीं है, उन पेड़ पौधों को हमें काटना नहीं है, उनका उन्मूलन नहीं करना है, वहाँ से अपने नहर को या अपने सड़क को योजनाबद्ध तरीके से जो है तो निकाल दिया जाए और उसको नुकसान ना हो, वही है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन चादर अपर्दन किसे कहते हैं। चादर अपर्दन, ठीक है, तो कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए जो है तो जल के साथ नीचे की ओर बहता है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुल करके जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपर्दन कहते हैं, ठीक है। मतलब जो मृदा का अपर्दन होता है दोस्तों, ठीक है, वहाँ की मृदा जो कट करके हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर जो जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वह मिट्टी की जो परत चढ़ा देती है दोस्तों, उसी को चादर अपर्दन कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 क्या है, ठीक है। एजेंडा 21 क्या है, तो एजेंडा 21 एक घोषणा है दोस्तों, ठीक है, जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह एक घोषणा है, ठीक है, जो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में जो है तो की गई थी दोस्तों। किसके लिए की गई थी, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा की गई थी दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि समोच्च जुताई किसे कहते हैं, ठीक है। क्या समोच्च जुताई किसे कहते हैं, ठीक है, तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने के साथ जल बहाव की गति को घटाती है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, हमारा ये खेत है जो कि ढाल वाला है ना, ढाल वाला मतलब जो है तो ये इस तरह से ढलुआ है, ठीक है, इस तरह से सीधा नहीं है, तो ये जो ढाल है ना, तो इसमें जब हम इस तरीके से खेती करें दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम पानी लगाएंगे वो यहाँ से बहकर नहीं जा पाएगा दोस्तों, यहाँ से इस तरह से बहकर नीचे की ओर नहीं जा पाएगा, जाएगा भी तो मृदा का जो कटाव है वो उतनी तेजी से नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है, ठीक है, तो मृदा में पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को मृदा निम्नीकरण कहते हैं, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ही भूमि पर दोस्तों जब किसान वर्ष में 3 से 4 फसलें उगाता है, ठीक है, और उसमें लगातार फसलें उगाता ही रहता है
और जिसके कारण भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो नष्ट हो जाती है दोस्तों। तो फसलें तो उगाता है, फसलें उगाने के साथ साथ उसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है दोस्तों, जिसकी वजह से क्या है कि भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। उसी को भूमि का निम्नीकरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में अंतर बताइए। ठीक है, तो बांगर व खादर में अगर हम अंतर की बात करें तो दोस्तों बांगर मिट्टी को हम देख लेते हैं। यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो प्राचीन निक्षेपण से निर्मित है। ठीक है, बांगर, बांगर यानी बंजर, जो चीज़ अभी हमने बता के आया है कि केवल बाढ़ की स्थिति में ही नदियों का जल वहाँ पहुँच पाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ मिट्टी जो है तो हर वर्ष मिट्टी की परत नहीं चढ़ती है, मिट्टी जो है वहाँ की वह पुरानी रह जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बांगर प्रदेश जो है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना है, उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और उसमें कंकड़ पत्थर भी अधिक पाए जाते हैं दोस्तों। क्योंकि जो है तो नदियाँ मिट्टी की परत तो चढ़ाती नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत मिट्टी होती है दोस्तों वह ऊंचाई में स्थित होने के कारण जब बारिश होती है उसका कटाव होता है तो वो सारी मिट्टी वहाँ की अपरदित हो जाती है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर हम खादर प्रदेश की बात करें तो यह है प्राचीन निक्षेपण से निर्मित उत्तरी भारत की निचली भूमि है। ठीक है, और यह कांप मिट्टी है, इसमें कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। मतलब दोस्तों यह वह प्रदेश है, यह वह प्रदेश की मिट्टी है जहाँ पर नदियाँ पहाड़ों से निकलकर जो है तो मैदानों में प्रवेश करती हैं। ठीक है, प्रवेश करने के बाद थोड़ा आगे जाती हैं जहाँ पर जो है तो वो अपने साथ जो रेतीली की जो उपजाऊ मिट्टी जो लिए हुए होती हैं दोस्तों उसी को वहाँ पे जमा देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है तो मिट्टी जो है वो उपजाऊ होती है और हर वर्ष नदियों के द्वारा मिट्टी लाकर इस यहाँ पे जमा की जाती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है वह काफ़ी उपजाऊ होती है दोस्तों। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर जो गे रहा है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन के कोई दो कारण लिखिए। मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन यानी मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का परिवहन ही है दोस्तों मृदा अपरदन। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक कारकों विशेषतः वायु जल से मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह कर जाना, ठीक है, या हटना ही क्या है दोस्तों, मृदा अपरदन है दोस्तों। इसको अगर अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि मृदा या मिट्टी भीषण बारिश के कारण कट करके और एक स्थान से दूसरे स्थान उसी जल में बह जाए, या कि भीषण तूफान आए तो तूफान में उड़ जाए धूल के रूप में, तो उसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। इसके जो है तो दो कारण प्रमुख हैं। पहला है मानव द्वारा वनों का अत्यधिक विनाश, ठीक है, अत्यधिक पशुचारण व तीव्र आंधी एवं वैज्ञानिक तरीके से अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना ही जो है तो क्या है मृदा के अपरदन का कारण है। अवैज्ञानिक तरीके से कृषि मतलब जैसे कि जो ढाल वाली भूमि है उसमें जिस ओर ढाल है उसी ओर जुताई कर देने से भी जो है तो मृदा का अपरदन हो जाता है ना। और उसके अलावा अगर मेड़ वगैरह नहीं डलवाई गई खेतों में तब भी मृदा का अपरदन हो जाता है ना। और गहरी जुताई कर देने से भी उसकी जो उर्वरक शक्ति है दोस्तों वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, इसको भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताएं लिखना है दोस्तों। ठीक है, जिसमें हमारी पहली विशेषता है कि इस मृदा में नमी कम रहती है, इस मृदा में खनिज नमक की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जो मरुस्थलीय मृदा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि वह कृषि है जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि आदिम यानी पुराने ज़माने की, जैसे पुराने समय में कृषि कार्य किए जाते थे वो। ठीक है, आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव, खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय या श्रम की मदद से जो खेती की जाती थी दोस्तों। ठीक है,
उसे ही प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। अगर हम इसको अपने लैंग्वेज में बोले दोस्तों, तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि वह कृषि है दोस्तों जिस पर जो है तो पुराने तरीके जो थे कृषि करने के, उन तरीकों के द्वारा जो खेती की जाती थी, इसमें वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं की जाती थी, और जैसे कि मतलब हलों से ही खेती की जाती थी, है ना, और ट्रैक्टरों का प्रयोग नहीं किया जाता था, हार्वेस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। और वही पुराने घर का पुराना बीज वगैरह जो भी कुछ बोते थे, हाइब्रिड बीजों का उपयोग नहीं करते थे, तो उसे ही जो है तो जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है, ठीक है। तो नगद एवं व्यापारिक फसलों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं, ठीक है। क्या दोस्तों, जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है, ठीक है। इन्हें ही कपास, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू आदि, रबड़, ये फसलें हैं दोस्तों, ठीक है, जिन्हें कि किसान अपने यूज़ के लिए नहीं बल्कि मार्केट में बेचकर पैसा कमाने के लिए, नगद राशि कमाने के लिए उगाता है दोस्तों। वही हैं व्यापारिक एवं नगद फसलें, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थानांतरीय कृषि से क्या आशय है, या आप क्या तात्पर्य है, या इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, स्थानांतरित कृषि को झूमी कृषि भी कहते हैं या झूम खेती भी कहते हैं दोस्तों। वह कृषि जिसमें भूमि का कोई टुकड़ा फसल लेने के लिए चुना जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद उसका परित्याग कर दिया जाता है। परित्याग का मतलब दोस्तों छोड़ दिया जाता है, और छोड़कर दूसरे टुकड़ों को ऐसे ही कृषि के लिए चुना जाता है, उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, क्या है कि इसमें क्या है कि किसान कोई भूमि का एक टुकड़ा चुनता है ना, और उस टुकड़े पर जो है तो वह जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट कर, आग लगाकर उसको साफ करता है, फिर उसके बाद उसी राख में जो है तो वह कृषि कार्य करना शुरू कर देता है, फसलें उगाता है, क्योंकि उसका मानना है कि यह राख उनके लिए खाद का काम करेगी, ठीक है। और फिर एक फसल लेने के बाद उस जगह को वह छोड़ करके फिर से भूमि का कोई दूसरा टुकड़ा चुनता है, और उस टुकड़े में भी यही प्रक्रिया करता है वो कृषि की फसलों को उगाने के लिए, ठीक है। उसी को जो है तो क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि रोपण कृषि की कोई 4 फसलों के नाम बताना है। रोपण फसल क्या मतलब दोस्तों, जिनको नर्सरी तैयार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके लगाया जा सकता है दोस्तों, मतलब उसके पेड़ को उखाड़ करके और दूसरी जगह लगाना ही क्या है दोस्तों, रोपण है। तो ऐसी फसलें हैं चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, इनको हम जो है तो उखाड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये है रोपण फसलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो जिन अनाजों के उत्पादन के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती दोस्तों, ठीक है, जिन अनाजों को उत्पादन करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, अर्थात जो कम पानी, कम उपजाऊ भूमि पर भी उग जाते हैं, उन्हें मोटे अनाज कहते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा। दोस्तों, हमने एक चीज़ आपको बताया था, बांगर मिट्टी में ही ये ज्वार बाजरा उगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नमी और उपजाऊपन कम होता है, ठीक है। ऐसी जगहों पर इस प्रकार के जो है तो फसलें उगाई जा सकती हैं दोस्तों, ठीक है, मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो जूट को उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की कोई 2 समस्याएं बताना है, ठीक है। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि पुराने ढंग के जो उपकरण हैं, ठीक है, मतलब ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, है ना, मशीनीकरण का प्रयोग ना किया जाए, हाइब्रिड बीजों का ना प्रयोग किया जाए, ठीक है, वही है पुराने ढंग के खेती, ठीक है। तो पुराने ढंग के उपकरण देखते हैं कि मतलब अभी भी कई भागों में पुराने ढंग के उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं लोग खेती करने के लिए, मतलब हलों का प्रयोग, है ना,
और जो है तो हल व बैलों का प्रयोग से के माध्यम से जो है तो खेती हल व बैलों का प्रयोग करके कृषि कार्य करते हैं। तो ये पुराना ढंग है दोस्तों। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हल और बैलों के माध्यम से आप एक दिन में कितना खेत को जोत सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो 1 एकड़ जोत सकते हैं। लेकिन अगर ट्रैक्टर का वहीं पे हम प्रयोग करें तो वह एक दिन में लगभग 20 से 25 एकड़ खेत जोत सकता है दोस्तों, है ना। तो यह एक बड़ी समस्या रही है दोस्तों कृषि की। ठीक है, अगला हमारा अगर हम समस्या देखें कृषि की, वो है उर्वरता में कमी। दोस्तों पुराने तरीके से लोग कृषि करते हैं, है ना, वैज्ञानिक तरीके से कृषि नहीं करते हैं। एक ही भूमि पर उसने तरह तरह की फसलें उगाने लगते हैं दोस्तों, जिसके कारण उसकी जो उर्वरक शक्ति है भूमि की वह खत्म हो गई है, जो कि आज भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इसीलिए दोस्तों उसमें रासायनिक उर्वरक खादों का जो है तो ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है किसानों के द्वारा। ठीक है, तो यह भी एक अच्छी जो है तो कहा जाए तो भारतीय कृषि की एक बड़ी समस्या रही है। ठीक है, और भूमि का कटाव, अच्छे बीज व खाद का प्रयोग न होना व पुराने ढंग से खेती करना आदि, ये सब जो है ना तो उर्वरता में कमी के कारण है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। कृषि के जो प्रकार हैं दोस्तों, है ना, उनके नाम लिखना है। जैसे हमारे भारत में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि एक वो कृषि है, दूसरा है गहन जीविका कृषि, तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में दोस्तों उन फसलों को उगाया जाता है, ठीक है, जो नगद एवं व्यापारिक फसलें होती हैं वो होती हैं वाणिज्यिक कृषि दोस्तों, जिनको कृषक उगा करके और अपने यूज के लिए नहीं बल्कि उसको मार्केट में बेचकर उससे दाम प्राप्त करता है, नगद राशि प्राप्त करता है दोस्तों, वही होती है क्या, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, उसमें चाय, कपास, कहवा, कॉफी आते हैं। ठीक है, और गहन निर्वाह कृषि क्या है दोस्तों, इसमें जो है तो केवल रोपड़ फसलों ही जो है तो उगाता है और एक काफ़ी लंबे क्षेत्र में जो है तो उगाता है दोस्तों। और प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए जो दाल चावल, है ना, गेहूं वगैरह जो भी कुछ उगाता है व्यक्ति, है ना, जिसमें जो है तो केवल परिवार के ही सदस्य लगकर इस काम को आसानी से कर सकते हैं, उसे जो है तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि विनिर्माण उद्योग क्या है। ठीक है, तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है। जब वह उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है तो विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना आदि। ठीक है दोस्तों, जो कच्चा माल को, ठीक है, मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित करना ही क्या है, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण है। और जब उसका उत्पादन अधिक मात्रा में कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, जैसे हमने कच्चे माल को जो है तो मूल्यवान उत्पाद में बदल दिए तो ये तो विनिर्माण हो गया, क्योंकि उसका हमने रूप परिवर्तित कर दिया। लेकिन जब उसका हम अधिक मात्रा में जो है तो उत्पादन कर देंगे, ठीक है, तो वो विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे जो है तो गन्ने से चीनी बनाना। ठीक है, जैसे कहने का मतलब आप अपने घर में दूध से पनीर बना लिए तो ये क्या हो गया, मूल्यवान उत्पाद बना लिए आप। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा पनीर बना लिए कि उसको मार्केट में ले जाने की ज़रूरत पड़ गई आपको। ठीक है, तो वह विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि विनिर्माण उद्योग की कोई दो उपयोगिता लिखना है दोस्तों। ठीक है, जैसे इसमें से पहली हमारी उपयोगिता है रोजगार। ठीक है, जो विनिर्माण उद्योग होते हैं दोस्तों वो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न निर्माण उद्योग बहुत बड़ी संख्या में कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने का प्रमुख साधन है दोस्तों। मतलब कहा जाए तो जो विनिर्माण उद्योग हैं वह लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, चाहे वह जो है तो पढ़ा लिखा श्रमिक हो या अनपढ़ श्रमिक हो, उसको भी रोजगार का प्रमुख साधन बनते हैं दोस्तों, क्या, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, अगला जो है दोस्तों विनिर्माण उद्योग की जो उपयोगिता है वो है प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन। ठीक है, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों उनका जो है तो समुचित प्रकार से जो है तो उपयोग किया जा रहा है उद्योगों के कारण। अगर उद्योग ना होते तो उनका जो है तो उपयोग करना संभव नहीं था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो है कि औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखते हैं रासायनिक उद्योग जो कि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं। ठीक है, रासायनिक उद्योग यानी कि खाद वगैरह बनाने वाले उद्योग। ठीक है, ऐसे उद्योग को जलाशयों व नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे उद्योग जो खाद का निर्माण करते हैं उन उद्योगों को नदियों व जलाशयों से दूर स्थापित करना चाहिए, ताकि हमारा जो जल है वह सुरक्षित रह सके, प्रदूषित ना हो सके। ठीक है, अगला जो है कि औद्योगिक प्रदूषण से जल को स्वच्छ करने का अगला जो तरीका है वो है कि उद्योगों में, ठीक है, प्रयोग किए गए जल को जलाशयों व नदियों में सीधा विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका उपचार कर उसे सिंचाई के उपयोग में लाना चाहिए। मतलब जो उद्योग जो जल का उपयोग कर लिए हैं उस जल को हम, ठीक है, उनके उपयोग किए गए जल को हम नदियों या नालों में नहीं छोड़ना चाहिए, तालाबों में नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो पानी जो है वो भी जो है तो प्रदूषित हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि उसको जो है तो उपचार करके, उसको फिल्टर करके और कृषि कार्य में उसे लगाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटिंग और दूरसंचार के सम्मिश्रण पर आधारित माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा मौखिक, चित्रात्मक, मूल पाठ विषयक और संख्या संबंधी सूचना का अर्जन, संसाधन, भंडारण और प्रसार ही जो है तो सूचना प्रौद्योगिकी है। ठीक है, जैसे हम इसको कह सकते हैं कि आप लोग मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, है ना, और आपको कोई अगर समस्या होती है तो आप लोग कस्टमर केयर में फ़ोन लगाते हो। ठीक है, तो जहाँ से आपकी समस्या का समाधान किया जाता है दोस्तों, वही है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, तो अधिक अनुपात में अनचाही गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण, वायु को जो है तो प्रदूषित करती हैं, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हैं ये सबसे ज़्यादा जो है तो वायु को प्रदूषित करती हैं। ये कारखानों, बड़े बड़े उद्योगों और सड़कों के माध्यम से जो है तो उत्पन्न होती हैं, जो कि वायु को प्रदूषित करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उपभोक्ता उद्योग क्या है। ठीक है, उपभोक्ता उद्योग क्या है। ठीक है, तो उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग जो एक बड़े पैमाने पर लोगों को उपभोग करने के लिए माल तैयार करते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे चीनी उद्योग। ठीक है, ये उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, मतलब उपभोक्ता का मतलब है कि वस्तुओं का उपयोग करने वाला, ठीक है, ही जो है तो उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। ठीक है, अगला है जल प्रदूषण के कोई दो कारण लिखिए। ठीक है, जल प्रदूषण, जल प्रदूषित हो रहा है, उसके क्या कारण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के नदी में बहा देने से जल प्रदूषित होता है। दूसरा है मलमूत्र, मरे हुए पशुओं, कचरा आदि को वहाँ पे विसर्जन कर देने से जो है तो जल प्रदूषित होता है। ठीक है, मतलब नदी है, नाले हैं, है ना, तालाब है, वहाँ पे पशुओं का जो मलमूत्र विसर्जित करते हैं लोग, है ना, मरे हुए पशुओं को वहीं पे विसर्जित कर देते हैं, कचरा वगैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो जल है दोस्तों वो प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि आधारभूत उद्योग क्या आशय है। आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो आधारभूत उद्योग वे उद्योग हैं जिनके उत्पादन व कच्चे माल पर अन्य दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। ठीक है, मतलब जो है तो ऐसे उद्योग जिन पर कच्चे माल वाले जो भी उद्योग होते हैं वो निर्भर होते हैं। क्योंकि देखो उद्योग की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी उद्योग नहीं है दोस्तों जो कच्चे माल पर निर्भर ना हो, उसके लिए कच्चा मटेरियल चाहिए ही चाहिए होता है दोस्तों। ठीक है, यह किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अनुकूल व्यापार संतुलन की बात करें तो अगर निर्यात मूल्य, निर्यात का मतलब है दोस्तों वस्तुओं को हम अपने देश से दूसरे देश में भेजें। ठीक है, तो निर्यात मूल्य और आयात मूल्य, आयात मूल्य मतलब क्या होता है दोस्तों कि हम वस्तुओं को विदेश से अपने देश में ले आएँ, ठीक है, या मंगवाएं। तो आयात मूल्य और निर्यात मूल्य और आयात मूल्य से अधिक हो, ठीक है, निर्यात मूल्य जो है वह आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे ही अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं।
ठीक है। अगर आयात मूल्य ज़्यादा होगा तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन नहीं कहेंगे, ठीक है। मतलब कहने का ये कि हम वस्तु मंगाते हैं 10,000 की, कच्चा मटेरियल मंगाते हैं 10,000 का और बेचते हैं जो है तो 5,000 का, तो ये अनुकूल व्यापार संतुलन थोड़ी ना होगा, ये हो जाएगा व्यापार असंतुलन। मतलब व्यापार का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, तब ऐसी स्थिति होती है दोस्तों, ठीक है। तो अनुकूल व्यापार संतुलन मतलब हम वस्तु खरीदे 5,000 की और बेचे उसको 10,000 में, वही है अनुकूल व्यापार संतुलन, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है, ठीक है। तो डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है, ठीक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य भारत में प्रतिभा यानी आईटी में होने वाले परिवर्तनों को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव करना ही क्या है, डिजिटल भारत कार्यक्रम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31 है जो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग वे प्राथमिक सड़क तंत्र हैं दोस्तों, सड़क तंत्र का मतलब होता है दोस्तों समूह, ठीक है। वे सड़कों के समूह हैं जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में होता है। यह सड़क के राज्य की राजधानियों तथा बड़े शहरों तथा महत्वपूर्ण पत्तनों को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं दोस्तों वो क्या करती हैं, बड़े बड़े राज्यों को, बड़े बड़े राजधानियों को और बड़े बड़े पत्तनों को आपस में जोड़ती हैं। पत्तन की अगर बात करें दोस्तों तो पत्तन हम किसे बोलेंगे, पत्तन हम उसको बोलेंगे दोस्तों जहाँ पे वस्तुओं को या सामान को जो है तो समुद्रों के किनारे जहाँ पे जल जहाज़ों में सामान को लादा या उतारा जाता है उसी को पत्तन बोलेंगे दोस्तों। जिस जगह पर वस्तुओं को जहाज में लादा या उतारा जाता है उसे हम पत्तन बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पत्तनों को बड़े बड़े राज्य राजधानियों को और बड़े शहरों को आपस में जोड़ती हैं, उसी को हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं दोस्तों, उन सड़कों को, ठीक है। अगला है हमारा कि परिवहन किसे कहते हैं, ठीक है। तो मतलब व्यक्तियों या जीव जंतुओं को किसी माध्यम द्वारा, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने व ले आने की प्रक्रिया ही परिवहन कहलाती है दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि किसी माध्यम द्वारा मतलब जैसे कि जो है तो एरोप्लेन के द्वारा या ट्रेन के द्वारा या बस ट्रक या ऑटो है ना, टू व्हीलर, किसी के भी द्वारा जो है तो किसी भी के द्वारा व्यक्तियों व जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना व ले आना ही परिवहन कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंचार के साधन क्या हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार के साधन क्या हैं, इसमें संचार के साधन कौन कौन से सम्मिलित हैं, ठीक है। तो जनसंचार की अगर बात करें दोस्तों तो जन का मतलब होता है जनता और संचार का मतलब है उनके पास सूचनाओं को पहुंचना ही जो है तो जनसंचार है, ठीक है। और अगर साधन की बात करें तो जन संचार के साधन जैसे मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन वगैरह ये सब जो है तो जनसंचार के साधन हैं जो जनता के पास देश विदेश की सारी जानकारियाँ पहुँचाते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे है रेडियो है, समाचार पत्र है, दूरदर्शन, ये सब संचार के साधन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मार्मागाओ पत्तन, ठीक है। मार्मागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन क्यों है, पत्तन अभी हमने बता के आया है दोस्तों कि जहाँ पे जो है तो जहाज़ों पर सामान को लादा या उतारा जाता है उसी जगह को पत्तन कहते हैं। तो उसमें से मार्मागाओ जो पत्तन है दोस्तों वह महत्वपूर्ण पत्तन देश का क्यों है, इसलिए है दोस्तों क्योंकि लोहा अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मार्मागाओ पत्तन देश का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन है, क्योंकि यह देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लोहा अयस्क का निर्यात इसी पत्तन द्वारा होता है, ठीक है। इसीलिए मार्मागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है, क्योंकि जो लौह अयस्क है दोस्तों उसका 50% निर्यात जो है तो इसी आयात व निर्यात इसी से होता है, मार्मागाओ पत्तन से ही होता है, ठीक है। निर्यात यहीं से होता है मार्मागाओ पत्तन से, ठीक है। किसका, लौह अयस्क का कितना, 50%, इसलिए जो है तो देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की जो है तो विशेषताएं लिखना है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से।
ठीक है। तो जनसंचार के साधनों में दूरदर्शन का सबसे अधिक स्थान रहा है, महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह प्रसारण का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है। ठीक है, प्रसारण का मतलब आपको जो है तो समाचार पत्र या देश विदेश की जानकारियों को दिखाने में, साक्षात ठीक है लाइव दिखाने में महत्वपूर्ण शक्तिशाली माध्यम रहा है। इसके द्वारा देश विदेश के समाचार, मौसम, खेलकूद संबंधी जानकारी, क्षेत्रीय भाषाई कार्यक्रम आदि दिखाए जाते हैं। इससे मनोरंजन के साथ साथ विद्यार्थियों को पढ़ने में भी मदद मिलती है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। ठीक है, इसके दो घटक बताना है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्र का मतलब होता है दोस्तों विदेश, विदेशी व्यापार भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम विदेशी व्यापार भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो घटक आयात व निर्यात हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों, दो घटक हैं। इसके जो दो घटक हैं वो है क्या, आयात व निर्यात। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है दोस्तों, तो दो या दो से अधिक देशों में वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान करना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है दोस्तों। इसके दो घटक हैं, आयात व निर्यात। आयात का मतलब है ले आना, निर्यात का मतलब है भेजना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 की राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं दोस्तों, उसी को हम राज्य राजमार्ग कहते हैं। ठीक है, मतलब राज्य की राजधानियों को, ठीक है, जिला मुख्यालय से, मतलब जो राजधानी है दोस्तों, राजधानी को जिला मुख्यालय से जो है तो जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उसी को हम राज्य राजमार्ग कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है दोस्तों। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है। उत्तर है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना है। 6 लेन वाली यानी कि 6 वाहन, 6 ठो ट्रक एक साथ एक सीध में चल सकें दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक तो इधर कर देते हैं। ये 6 ठो एक साथ जो है तो ये लंबी सड़क में चल रहे हैं दोस्तों एक ही साथ। ठीक है, तो ये हो गई 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क। ठीक है, इसमें 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। ठीक है, प्रस्ताव में पड़े हुए हैं, बन जाएंगे भविष्य में, जो कि एक उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि दक्षिण को श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा, तथा दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर और पोरबंदर को जोड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा कि भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, निर्यात की जाने वाली यानी कि यहाँ पे जो है तो उन वस्तुओं का उत्पादन होता है, फिर उनको जो है तो विदेशों में भेजा जाता है बेचने के लिए। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, तो लौह अयस्क, ठीक है, रत्न यानी हीरा, जवाहरात, रसायन संबंधी उत्पाद यानी कि खाद्य सामग्री है ना, मतलब रासायनिक उर्वरक, खाद, कीटनाशक दवाएं वगैरह ये। ठीक है, कृषि संबंधी उत्पाद यानी कि गेहूं, चावल, दाल, ठीक है, जो भी कुछ है यानी कृषि फसलें। ठीक है, तो खाद्य फसलें एवं खाद यानी उर्वरक, ये भी जो है तो क्या किया जाता है, इसको निर्यात किया जाता है अपने यहाँ से। ठीक है, भारत से निर्यात किया जाता है इन चीज़ों का। अगला है क्वेश्चन कि पवन हंस क्या है। ठीक है, तो पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है। यह तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा आगम व दुर्लभ भागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। मतलब जो दुर्लभ भूभाग हैं दोस्तों, जहाँ पे आना जाना, सड़कों का आना जाना, ट्रेन नहीं आ जा सकती, सड़क नहीं बनाई जा सकती, उन जगहों पर जो सेवाएं प्रदान करता है दोस्तों उसे हम पवन हंस कहते हैं। ठीक है, जैसे उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्र में जो है तो इसी के द्वारा है ना, जहाज़ों हेलीकॉप्टर के द्वारा ही जो है तो वहाँ की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी की जाती हैं। ठीक है,
तो मतलब जहाँ पे जो है तो सड़कें नहीं जा सकती, ट्रेन नहीं जा सकती, वहाँ की जो समस्याओं का समाधान करने के लिए, वहाँ की आवश्यक चीज़ों को पूर्ति करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वही है पवन हंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, ठीक है, यानी गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की जो बेसिन है वह बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों कि पाइपलाइन परिवहन से किन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो पाइपलाइन परिवहन से पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस व ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके परिवहन किया जाता है। ठीक है, मतलब जो ठोस पदार्थ हैं उनको जो है तो किस में परिवर्तित किया जाता है, तरल अवस्था में, या फिर तरल अवस्था में करने के बाद पाइप के माध्यम से बहा दिया जाता है। ठीक है, परिवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि पत्तन, कांडला पत्तन की दो विशेषताएं बताना है। कांडला पत्तन जो कि गुजरात का पत्तन है दोस्तों, कांडला पत्तन, इसकी दो विशेषता दोस्तों, यह पत्तन जो है तो एक ज्वारीय पत्तन है। ज्वारी यानी कि जो है तो ज्वार भाटा समझते हैं ना दोस्तों, पानी का लहरों के माध्यम से, लहरों के कारण पानी का ऊपर उठना ही ज्वार है और नीचे गिरकर आगे बढ़ना भाटा है। ठीक है, और वो ऊपर क्यों उठता है दोस्तों, क्योंकि सूर्य एवं आकर्षण शक्ति के, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण वह जल ऊपर उठता है, और जो नीचे गिरता है दोस्तों वह पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण नीचे गिरकर आगे बढ़ता है दोस्तों। तो इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार में जब जल ऊपर उठता है, ऐसी स्थिति में जो भी कचड़ा होता है दोस्तों किनारों पर, उन कचड़ों को जो है तो कांडला पर लाकर जो है तो मतलब गिरा दिया जाता है, मतलब कचड़े का जो है तो अंबार लग जाता है दोस्तों किनारों पर। ठीक है, फिर उसको साफ किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको एक ज्वारीय पत्तन कहते हैं। ठीक है, अगला जो है तो विशेषता है कांडला पत्तन की कि यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कक्ष में कांडला पत्तन जो है वह सबसे पहले विकसित होने वाला पत्तन है दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सा पत्तन जो है तो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है दोस्तों, ठीक, यही कांडला पत्तन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो है तो 44 है दोस्तों, वो इस प्रकार से है कि भारत के मानचित्र को दर्शाना है दोस्तों। ठीक है, कि जो है तो जैसे इसमें हमें दर्शाना है रानीगंज, सिंगरौली, बैला डीला, कोरबा, इन सभी को हमें दर्शाना है दोस्तों। ठीक है, फ्रेंड्स ये जैसे कि भारत का मैप है ना। अब इसमें जो है तो रानीगंज, सिंगरौली और बैला डीला और कोरबा को दर्शाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंगरौली, यहाँ पे जो है तो सिंगरौली हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे सिंगरौली हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हो जाएगा कोरबा, यहाँ पे कोरबा हो जाएगा। और थोड़ा और अगर हम बगल पे जाएं, यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हो जाएगा रानीगंज, यहाँ पे रानीगंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक और बच रहा है वो बेला डीला कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बेला डीला यहाँ पे आ जाएगा, ये है बेला डीला फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है ये, बेला डीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 45 की भारत के मानचित्र में नेवेली, बरौनी, तूतीकोरिन व सतपुड़ा को जो है तो दर्शाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है तो इंडिया का मैप बना लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लेते हैं कि ये इंडिया का मैप है। अब इसमें हमें नेवेली को, बरौनी को और तूतीकोरिन को और सतपुड़ा को दर्शाना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे नेवेली की बात करें तो नेवेली यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पे जो है तो एकदम कॉर्नर में क्या है दोस्तों, नेवेली है। नेवेली है। ठीक है, नेवेली है। और उसके बाद हमारा है बरौनी। बरौनी कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है तो बरौनी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या है, ये जो है तो बरौनी है, बरौनी। और ये क्या है फ्रेंड्स, बरौनी के बाद है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन आपको जो है तो एकदम यहाँ पे जैसे ये पूरा श्रीलंका है तो हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एकदम यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे तूतीकोरिन। तूतीकोरिन। ठीक है, हमारा अगला है, एक और है सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ पे हो जाएगा, तो सतपुड़ा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, सतपुड़ा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे यह वीडियो अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।